नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। हम हैं ओम प्रकाश शर्मा। सुल्तानपुर जिले के विकास खंड कुड़वार के अंतर्गत ग्राम सभा हाजीपट्टी के रामापुर के निकट लखई के पूर्व में, जहां पर एक युवा जो इस देश के लिए एक आन शान बन करके आए हुए हैं, इन्होंने अपने जीवन में शुरुआती दौर में इतना बड़ा निर्णय लिया जिसको कहा जाए कि एक मिसाल युवाओं के लिए है। जिन्होंने 16,000 किलोमीटर की पदयात्रा आरंभ की और उसका समापन भी किया और बड़े बड़े काम किए अपने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष पांडे है। तो ये पहले बात, आपको राज 24 न्यूज में स्वागत है। आपके दर्शकों को, आपको और सुल्तानपुर के जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई, हमारी जितनी माताएं हैं, आप सभी का मुझे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मैं पूरे देश की पद यात्रा करने के बाद अब आप सबके सानिध्य आके इस क्षेत्र के विकास के लिए हमें काम करना है। तो इंटरव्यू शुरुआत करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहता हूँ। आपके माता पिता वगैरह का क्या मतलब नाम है और इस यात्रा की शुरुआत कैसे आपके दिल में आया? पिताजी का नाम मिस्टर राजेंद्र पांडे है, माता जी का नाम मिसेस लीलावती पांडे है और मैं दिल्ली था। रही बात मेरी यात्रा शुरुआत होने से, तो ये एक्सीडेंटल चीजें नहीं है। लोगों को लगा कि ये एक्सीडेंटल हुआ, अचानक मैंने शुरू किया, बट इसका डिसीजन मेरे दिमाग में 2020 के लगभग आ चुका था। क्योंकि जब पैंडेमिक टाइम चल रहा था तो मैं बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। एंड दैट टाइम आई वाज लॉस्ट माय टू फ्रेंड। मेरे दो दोस्त थे जिनकी डेथ हो गई थी। मैं दिल्ली था और पहला पैंडेमिक निकलता है, दूसरा पैंडेमिक में मैं दिल्ली पहुंचता हूँ। मेरी कंपनी का टीम साइज काफी लंबा हो चुका था और जब उनकी डेथ होती है उस टाइम मैं अपने आप से क्वेश्चंस कैरी कर रहा था कि आशुतोष, जिस पैसे के पीछे तुम भाग रहे हो, क्या तुम्हारी लाइफ लाइन चेंज कर सकता है या क्या तुम्हें बचा सकता है? तो एक चीज था कि आप मेटेरियलिस्टिक चीजें तो बचा सकते हैं, बना सकते हैं कि आप माइक खरीद लेंगे पैसे से, आप कपड़े खरीद लेंगे पैसे से, आप सोफे खरीद सकते हैं या मोबाइल फोन खरीद सकते हैं। दुनिया की जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन जो बहुत रियलिस्टिक चीजें हैं जो भगवान ने बनाया था, एयर, वाटर, फूड। 5 मिनट जिंदा रहना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जिंदा रहना तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जिंदा रहना तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीजें शायद आप नहीं बचा सकते पैसे से, और अगर आप पैसे से बचा सकते तो शायद आज देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। तो मुझे लगा कि इसके लिए फिलहाल हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई तो उस टाइम मुझे अपना सेल्फ रियलाइज हो रहा था कि काश अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा होता तो क्या होता। फिर मैंने थोड़ा डेटा पढ़ना शुरू किया और मेरे हाथ में एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई जिसने बोला कि जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से 10.6 ईयर्स अपनी जिंदगी लॉस कर देते हैं। मतलब जो आज दिल्ली में रह रहे हैं, शुद्ध प्रदूषण नहीं मिलता, जो यहाँ से जा रहे हैं, जिनको लगता है, जो गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं, इनको नहीं जाना चाहिए वहां पर, क्योंकि ये जो शहर जा रहे हैं अपनी, ये तो पैसा, एक तो पैसा भी नहीं कमा रहे हैं जितना कमाना चाहिए। दूसरा, ये अपना शरीर पूरी तरीके से खत्म कर दे रहे हैं, मानसिक स्तर खत्म कर दे रहे हैं उस भाग दौड़ की जिंदगी। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है देश की। देश का अर्बनाइज जैसे 18% से 36% का पहुंच गया। आज हमारे पास में हमारा जो अर्बनाइज, हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व खत्म हो गया, 4% का फॉरेस्ट रिजर्व बचा, 33% का फॉरेस्ट रिजर्व हुआ करता था। तो मुझे लगा इसको कैसे बदला जाए। फिर वो समय आया कि आप सबसे पहले दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलिए, अपने आप को बदलिए, क्योंकि आपकी बात कोई क्यों मानेगा जी। आप 25 साल की एज में जाके किसी से कहे कि पेड़ लगाइए, तो मुझसे पूछेगा आपने कितना पेड़ लगा दिया जी। आप कहेंगे भैया पानी बचाइए, आपने कितना पानी बचाया। आप ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या काम किया उससे? मतलब प्रैक्टिकल पहले अपने ऊपर किया अपने ऊपर। अब आया कि देश की डाइवर्सिटी को समझा जाए। देश को समझना आपके जीवन का सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए। मुझे लगता है देश के युवाओं को सबसे पहली प्राथमिकता सेट करनी चाहिए। क्लास 10th के बाद आप पढ़ना बंद कर दीजिए, एक साल ड्रॉप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप देश घूमिए, क्योंकि देश आपको जो सिखाने वाला वो दुनिया की कोई ताकतें आपको सिखा नहीं सकती। 4 दीवारियों में कहीं आपको शिक्षा नहीं मिलने वाली है। ये जो शिक्षा है आपको प्रकृति संस्कृति के बीच में ही मिल सकती है। तो उसको मैंने चूज किया और फिर मैं अपनी यात्रा 2 साल बाद शुरू करी। 2022 में जब मैं 29 नवंबर को अपनी माता जी को फोन करता हूँ कि मम्मी मुझे अपनी पदयात्रा करनी है और मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। तो इन लोगों को लगा शायद कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहा होगा, तो लोग भी खुश हुए। तो माता पिता मान गए आपकी यात्रा को? उसके बाद का तो बड़ा संकट है इसके बाद वाला जो संकट है वो ये बहुत संघर्ष वाला होता है कि भाई इतना लंबा सफर करना। अब वो समय था, मैं लखनऊ था, लखनऊ कपूरथला में। वहां से मैंने माता जी को फोन किया कि ऐसी ऐसी बातें हैं स्वामी जी, मैं आपसे आ रहा हूँ, कुछ बहुत बड़ी चीज पे मुझे आपसे आपका मार्गदर्शन और आपसे डिस्कस करना। बोले ठीक है आ जाओ। मैंने माता जी को यहाँ पहुंचा, इनको बिना बताए मैं पहुंच गया स्वामी जी को। उनको मैंने सारी चीज बताई और इनको मैंने सारी चीजें बताई। उनको लगा कि मैं साधु बन जाऊंगा या संत बन जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। माइंड डाइवर्ट हो चुका है, कहने का मतलब है। उस तरीके से पूरी इनकी विचारधाराएं बन गई। और जब इनकी विचारधाराएं बन गई तो ये लोग जो है बहुत एकदम से परेशान होने लगे। फिर
वहां से जो है घर पे बड़ी समस्याएं शुरू हो गई और घर वालों ने जो है लगातार विरोध करना शुरू कर दिया, समाज के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इसका मानसिक स्तर खराब हो गया है, ये बेवकूफ हो गया है, अपनी 90,000 की नौकरी छोड़े कौन चल रहा है। मेरी माता जी के पास में पूरे गांव के लोग या क्षेत्र के लोग आया करते थे, बैठे रहते थे, वो उनको मैनिपुलेट किया करते थे। तो इस तरीके की चीजें लगातार चलती रही। उस दौरान बस एक ही चीज था कि मैं और मेरा आत्मविश्वास साथ में खड़ा होना बहुत जरूरी था। मैंने अपनी पदयात्रा तो बिना इसमें बताए, आपका सहयोग कौन किया इस यात्रा में, कैसे के मतलब आप आगे बढ़े? अब उस पे आते हैं उस वाली क्षेत्र पे कि 4 दिसंबर 2022 को मैंने अपनी बिना बताए पदयात्रा शुरू कर दी। इसमें दो, सबसे पहले तो गुरुजी जो मौनी जी महाराज हैं, जिन्होंने ये नहीं कहा कि आशुतोष तू ये काम नहीं कर सकता। सबसे पहले आत्मबल वहां से मिला। दूसरा, इस यात्रा को शुरू करवाने के लिए एक मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं रजनीश पांडे, जो पहुंचे अयोध्या। सुबह 4 बजे गाड़ी उठाई और वो पहुंच गए अयोध्या। मैं लखनऊ से अयोध्या पहुंचा। उन्होंने मेरा वहां पे जाके साथ दिया और उन्होंने एक हनुमान जी की मूर्ति दी। उन्होंने कहा कि आशुतोष यही अब आपकी रक्षा करेंगे। उनको अपनी बैग में रखा और मैं लेके निकल गया। अब निकल गया तो फिर लोगों को पता चल गया, फिर देश ने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया, आपका सहयोग करना शुरू किया। सहयोग करना शुरू किया। 6 महीने का बड़ा संकट रहा। 6 महीने तक आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। 6 महीने तक लोग आपके साथ जुड़ नहीं पाए जैसा आप चाहते थे। जन अच्छा, कितने दिन का आपका सफर रहा टोटल? 22 महीने लगातार पैदल 22 महीने आप चले, तो कितने राज्यों में गए? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश पहुंचा मैं। तो इसमें आप लोगों ने मतलब कि जहां जहां गए वहां के मुख्यमंत्रियों से भी मिला होगा? सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन सौंपने के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था का एक पॉलिसी डिमांड की गई। कारण ये है कि जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो मेरे हाथ में आप स्लोगन देखेंगे, ये इसको लेके मैं चलता था पैदल। यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है लोगों को। 4 साल 332 है। ये आपके जीवन की वो डेडलाइन है जो 2030 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। देश की नहीं, पूरी दुनिया की पूरी क्लाइमेट खत्म होने वाली है। और अगर हमारी क्लाइमेट खत्म हुई तो हमारी पूरी फूड साइकिल चेंज हो जाएगी। आप जो ठंड में मटर उगा रहे हैं, जो बरसात में आप चावल उगा रहे हैं, 2030 के बाद आप इस संकट से बहुत करीब से देख पाएंगे। आप शायद उगा नहीं पाएंगे, या फिर उगा भी पाएंगे तो कुछ क्षेत्र में उगेगा, कुछ क्षेत्र में नहीं उग पाएगा, क्योंकि कहीं पे बहुत देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मियां ज्यादा पड़ रही हैं, ठंडी ज्यादा पड़ रही है, डिजास्टर्स बहुत बड़े आ रहे हैं, बारिश कहीं एक जगह इकट्ठा हो जा रही है, कहीं नहीं हो रही है। तो एक प्रॉब्लम तो हो ही रही है। ये डिजास्टर्स, ये छोटे छोटे डिजास्टर है, लेकिन 2027 से 2030 के बीच का जो डिजास्टर है वो इतना बड़ा होने वाला है जिसकी लिमिटेशन नहीं है। उसको रोकने का एक तरीका था कि भारत की यूथ पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज कर लिया जाए। अब आप देखेंगे जब भारत देश हमारा आजाद हुआ 1952 में, जब पहली जनगणना हुई, तो भारत की जो टोटल जनसंख्या थी केवल वहां पे 36 करोड़ लोग थे। आज अब आपके पास में 142 करोड़ लोग हैं। 142 करोड़ लोगों में 55% का जो है वो यूथ है। और क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में जब आप बात करते हैं वहां पे 20 करोड़ बच्चा है। 20 करोड़ बच्चे का कंट्री में 0% का कॉन्ट्रीब्यूशन है सर। ना ही वो इकोनॉमिकली कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ना ही फिजिकली कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ना ही एजुकेशनली कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। आप उसको सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड बना रहे हैं। भैया मार्क्स नहीं लेके आएगा तो काबिल नहीं है, वो नौकरी नहीं पाएगा तो काबिल नहीं है। जब आपकी सोसाइटी, आपकी स्कूल और आपकी फैमिली आपके बच्चे के सामने इस तरीके की बात करने लगे तो वो बच्चा मानसिक रूप से पैरालाइज हो जाता है। जिस तरीके से शरीर को जिंदा रखने के लिए एयर, वाटर, फूड, पानी की, खाने की और हवा की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से दिमाग को जिंदा रखने के लिए सही शिक्षा की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज की हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो नौकर बना देने वाली है। जब यूथ को आप नौकर बना देंगे, जिसके अंदर राष्ट्र को बदल लेने की क्षमता है, उसको आप नौकर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। एक बात मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटते हुए कहना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा की आप बात की, तो शिक्षा तो आजकल देखा जा रहा है कि एक बिजनेस बन चुका है। लोगों को मतलब कितना ज्यादा उसका शोषण किया जाए, पैसा वसूला जाए, और जो बच्चे छोटे से पढ़ाए जाते हैं हर लोग वही मतलब प्राइवेटीकरण के। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें समाज की सबसे बड़ी गलती है, समाज संगठित नहीं। जबकि 95% लोग अगर संगठित हो जाए, दुनिया की जितनी ताकतें हैं वो सिमट जाएंगी। मैं एक जिला अधिकारी की बात बताता हूँ। मैं मध्य प्रदेश पहुंचा, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पहुंचा। हमारे जिला अधिकारी थे, बहुत प्यारे थे, उनसे बहुत अच्छा मेरा रिश्ता है आज भी। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा आशुतोष मैं काम करने के लिए आया हूँ इस जिले में। कहे एक जिला अधिकारी किसी जिले में जब उसका ट्रांसफर होता है तो वहां काम करने के लिए जाता है, लेकिन 95% लोग काम ही नहीं करवा पाते। 5% लोग केवल काम कराते हैं। कौन? जो बड़ी ताकतें हैं। ये 95% लोग को यही नहीं पता है कि मुझसे काम कैसे करवाना है। नहीं, उनको शिक्षा या उनको जानकारी नहीं होती। सबसे बड़ी चीज है जानकारी नहीं होती, वो वहां तक पहुंचते। अब वो कारण, उसका क्या कारण है? जैसे आपने शिक्षा की बात करी, अब ये भी यहाँ पे इस क्षेत्र में जो शिक्षा पद्धति खराब है, उसके लिए समाज का एक भी व्यक्ति क्या खड़ा होता है कि भैया हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी करो।
आप प्रोटेस्ट कर देते हैं हर चीज के लिए। जी। कभी आपने देखा कि बड़ा आंदोलन इस देश में हुआ हो कि आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल देनी चाहिए, इस देश की मैकाले एजुकेशन पॉलिसी बदल देनी चाहिए? कभी हुआ? नहीं हुआ। तो कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हम सब रिस्पॉन्सिबल है। जब आप इसकी बात करते हैं, जब आपका चुनाव होना शुरू होता है, तो मैंने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया है। उस मैनिफेस्टो में मैंने 5 चीजों की बात करी है। सबसे पहले आपका एयर वाटर फूड, जब कोई चुनाव हो तो सबसे पहले सरकारें इस चीज पे ध्यान दें कि आपका एयर वाटर फूड मतलब आपका पर्यावरण सही होना चाहिए। दूसरा आपका हेल्थ, जो 135 नंबर का है पूरी दुनिया में, आपका हेल्थ इनका अच्छा होना चाहिए। तीसरा आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था अच्छी होने के बाद आपका रोजगार अच्छा होना चाहिए। आपका रोजगार अच्छा हो जाए तो आपका सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास फैमिली को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसका बच्चा शारीरिक, उसके बच्चे को हवा पानी खाना अच्छा मिल रहा है। उसका बच्चा अगर हॉस्पिटल में जा रहा है तो डॉक्टर पहली प्राथमिकता पे उसको इलाज करता हुआ मिल रहा है। उसका बच्चा अब शिक्षित है, मानसिक रूप से विकलांग नहीं है, वो दूर दृष्टि देख सकता है, उसको पता है गलत क्या है सही क्या है, ऊंच नीच की ऊपर से निकल चुका है। वो सभी को अपनी माँ देखते हुए, पैर छूते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हो रहा है। अब जो चौथी चीज थी फाइनेंस भी थी ना, वो आपने स्किल बेस्ड एजुकेशन दे के इस देश को आपने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। अब वो बच्चा उसी गांव में रह के वही काम करते हुए उस गांव को सामर्थ्यवान बना रहा है, बाहर नहीं भाग रहा है। और पांचवा कि जब पैसा भी आ गया तो आपको सिक्योरिटी का, कल मेरी बेटी 12 बजे रात में निकल रही है तो उसको कोई टच करने वाला ना हो। जब ये 5 चीजें मिल जाती है किसी मिडिल क्लास फैमिली को तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो अपना जीवन सुकून से बिताने लगता है। तो इन 5 चीजों पे कभी किसी ने क्यों बात करी? जब हम अपना, कोई सरकारें आती हैं अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती हैं कि आपको हम सिलेंडर फ्री दे देंगे, आपको हम बिजली फ्री दे देंगे, आपको हम खाना फ्री दे देंगे। मत दीजिए भाई, आप ये 5 चीजें दीजिए ना पहले। तो इस समाज को अपना मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा। जिस दिन समाज मैनिफेस्टो बनाना शुरू करता है, सरकारें अपनी कपकपाने लगती हैं। तो हमें उसको जागृत करना है और लोगों को उठाने के लिए अपना खुद का मैनिफेस्टो तैयार करना है। और इसलिए मैं आया हूं पैदल चल के कि इन सब का एक अपना मैनिफेस्टो होना चाहिए। आपकी आपकी खुद तो विचारधारा होनी चाहिए और संगठित विचारधारा। और संगठित विचारधारा क्या है? आप सुरक्षित रहें, आपका रोजगार हो, आपके पास शिक्षा हो, आपके पास संस्कार हो, आपके पास हेल्थ हो, आपके पास पर्यावरण हो। अगर ये आपके पास ये संगठित विचारधारा तो बन सकती है ना हमारी, तो क्यों नहीं बनाया आज तक हम? अच्छा, लोग जैसे कहते हैं कि ये जातिवाद का आजकल ज्यादा जहर चल रहा है, कि मतलब इस तरह की भावना हो रही है जी, तो इससे उठ करके आप क्या कहना चाहते हैं? कल मैंने इसी चीज पे किया और आपको मैं उसकी वीडियो, प्रत्यक्ष वीडियो दिखाना चाहता हूँ। कल हमारे गांव की सभी माताएं हैं, ये सभी लड़के हैं और इसमें सभी जातियां हैं और सबका पैर छूता हुआ मैं मिल रहा हूं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये देखिए, इन सभी का मैं पैर छूता हुआ मिला। मैं अपनी माताओं के उन घर पे गया और मैंने लिखा कल सोशल मीडिया पे कि मेरे गांव का मेरा दरवाजा कैसे हो सकता था? मुझे एक दरवाजे पे लेके क्यों गया गया जहां पे गुब्बारे लगे हुए थे, जहां पे मुझे गृह प्रवेश क्यों करवाया गया? मेरे गांव का गृह प्रवेश क्यों नहीं हुआ? इस गांव की सारी माताएं कल गले लगा के रो रही थी। और वो रो रही थी इसलिए क्योंकि उसका बेटा आया हुआ था। लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरी एक माँ कैसे हो सकती है? जिसने मुझे जन्म दिया उसका ही अधिकार मेरे पास कैसे हो सकता है? इस गांव की हवा ने मुझे पाला, इस गांव की उन माताओं ने मुझे पाला जिन्होंने छोटे छोटे अनाज उगाए। तो मुझे मेरा गृह प्रवेश मेरे गांव के बाहर आप इतनी कम उम्र में इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, इतना अच्छी बातें कर रहे हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जैसे आप मतलब कि किसी विचारधारा से आप प्रेरित तो होंगे, कहाँ से आप इतना अनुभव किया? मैं जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूँ और जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत करीब से देखता हूँ तो मैंने उनके हाथ में 2 चीज देखी, एक शिक्षा की ताकत, दूसरा भगवत गीता। और वो उन्होंने अपने आप को हमेशा से प्रकृति के साथ जोड़ रखा था। और आप अगर ये दोनों चीजों को अपना सामर्थ्य बनाते हैं तो आपका दिमाग का जो दरवाजा बंद है ना, खुल जाता है। आपकी तीसरी दृष्टि दिखने लगती है। जो आज तक आप नहीं देख पाए, पशु पक्षी जीव जंतु सबको सेवा करने के लिए भेजा गया था हमें, आप उसको देखने लगते हैं, आपके अंदर प्रेरणा जगने लगती है। फिर आपका शरीर आपका होता है बट आप सोचते अपने बारे में नहीं। तो ये उन बच्चों को बताना बहुत जरूरी है और इसको जानना है तो एक तो आत्मज्ञान होना चाहिए आपको। आत्मज्ञान करने के लिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन तरफ, भैया मैं गलत कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। और अगर ऐसा नहीं है तो एक शिक्षा पद्धति बनानी चाहिए जैसी कि जहां पे बच्चा अपना कम से कम 1 साल ही सही बट आत्म समर्पण करके अपने आत्मज्ञान को जागृत कर पाए। आप अपने आप को जान ही नहीं पाए। जैसे युवा वर्ग क्या है, अब तो जैसे शिक्षा पर ध्यान देता है ज्यादा करके कि हमको पढ़ लिख लेंगे नौकरी मिल जाएगी, हम अपना एक सेल्फ, कहने का मतलब अपने परिवार को बनाएंगे। तो इस पर युवा को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? युवा को नहीं, इस पे आपको करना चाहिए। गलती युवा की नहीं है। नहीं, जैसे युवा पीढ़ी, आपके मेरे पिताजी, इस गांव के जितने भी ये 90s के पैदा हुए लोग हैं, उस टाइम आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत डैमेज थी। आपके पास में फूड साइकिल नहीं था। जब आप 90s की बात करते हैं तो आपके यहाँ फूड साइकिल नहीं था। आप लोग खाने के लिए मर रहे थे। इस देश में हमारे पास में भुखमरी थी।
तो उस टाइम पैसे के महत्व बहुत ज्यादा हुआ करता था। आज जब आपकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने वाली है, आज जब देश का युवा 55% का हो चुका है, तो आज के देश के युवा को सामर्थ्यवान बनाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। अब आपको बोलना कि नहीं बेटा पढ़ना इसलिए ताकि समाज बदलो, तुम्हें पढ़ाई इसलिए नहीं करनी, तुम्हें नौकरी मांगनी है, तो इसमें हमारे पिताजी की गलती है। हमारे बच्चों के लिए ये बच्चा कल क्या बनेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। तो इसके लिए मैं एक बीज बोल रहा हूं। मतलब गार्जियन को मोटिवेशन करना चाहिए कि आप शिक्षा के साथ साथ समाज की शिक्षा अम्बेडकर साहब वाली होनी चाहिए। और अगर पैसा कमाना है तो फिर एलोन मस्क वाली स्किल होनी चाहिए कि आप यहाँ से चांद तक चले जाएंगे। 13 साल की एज में आप वो कंपनी बिल्ड करेंगे, 21 साल की एज में $1 मिलियन कंपनी बनाएंगे। स्किल अगर आप पैसा कमाना है तो आप स्किल, मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूँ, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसा रहेगा, इकोनॉमी रहेगी, तभी देश आगे जाएगा। और अगर आप शिक्षित बनना चाहते हैं और आप शिक्षा सच में लेना चाहते हैं तो आप वो शिक्षा लीजिए जो समाज का निर्माण कर सके। शिक्षा कभी भी पैसा कमाने के लिए नहीं ली जाती, और अगर आप पैसा कमाने के लिए शिक्षा ले रहे हैं तो आप पढ़ ही नहीं रहे, फिर जीवन में कभी भी आप पढ़ ही नहीं सकते, आप इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते। अच्छा, आप इस सफर के दौरान जो है जो किया, सेमिनार वगैरह किया, आप विद्यालयों में गए, हर जगह पे क्या मतलब उन लोगों को संदेश देते थे? मैं कहता कि बहुत छोटे बच्चे होते थे, उनको बहुत इमोशनल के साथ में कनेक्ट करता था। मतलब कि आप प्राइमरी स्तर पे जाते थे या ग्रेजुएशन स्तर के विद्यालयों में? मैं कॉलेज में गया, मैं बीटेक कॉलेज में गया, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, मैं 1 to 5 के स्कूल में गया, 6 to 12 के स्कूल में गया, मैं सब जगह गया। जैसे यूथ थी वैसे मैंने बात करी। अगर यूथ बड़ी है जो समझदार है उसके ऊपर मैं डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, फार्मिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं क्लास 9 to 12 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ तो उनसे बहुत छोटी चीज समझाया करता था। बेटा हमारे पास हमारी 2 माएँ हैं, एक जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, जन्म दिया, और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद तुम्हें ऑक्सीजन दी, पानी दिया, खाना दिया। आज इतने बड़े हो गए आप लोग, सिर्फ एक माँ की बात करते हैं जो 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन जो 90 साल तक पालती है हम उसकी 9 मिनट बात नहीं करते। आज आपके पास में कपड़े हैं तो कोई अपने शरीर को खत्म करता है, कोई अपना जीवन खत्म करता है। एक पेड़ कटता है तब आपके लिए कपड़ा बनता है, कई लीटर पानी बर्बाद होता है तब आपके लिए कपड़ा बनता है। आप जिस सोफे बैठे हैं अपने आप को कोई हमारी धरती माँ खत्म करके आपके लिए ये सब इकट्ठा करके दे रही है, क्यों नहीं सोच पा रहे आप? आपके पास में खाना है, आपके पास में पानी है, आपके पास में सब कुछ है, हमारी धरती माँ अपने आप को खत्म करके खोखला करके दे रही है, आपको नहीं सोच पा रहे उसके बारे में। तो आज से आपको अपनी दूसरी माँ के बारे में भी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकल भी करनी। आपको अपने राइट्स पता है, मुझे खाना मिलना चाहिए, मुझे पानी मिलना चाहिए, मुझे हवा मिलनी चाहिए, मुझे कपड़ा मिलना चाहिए, मेरी नाली साफ हो जानी चाहिए, ये तो आपने मांग लिया अपनी माँ से। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि पानी बचाना भी है, पेड़ लगाना भी है, इलेक्ट्रिसिटी बचानी है। ये तो बात हो गई, जैसे आप बच्चों से या समाज से इस तरह की बात कर रहे हैं कि इस तरह करना, इसमें सरकार का क्या योगदान होना चाहिए? सरकारें बहुत अच्छी है। नहीं, योगदान क्या करना चाहिए? जैसे मतलब इस तरह की शिक्षा दी जाए, शिक्षा लागू। सरकार से कुछ नहीं बोलता मैं, सरकार नहीं सर, मैं सरकार है ही नहीं इसके लिए। सरकारें तो बहुत अच्छी हैं, आप उनसे मांगिए, तो आप उनसे कहिए 1 साल 2029 को लोकसभा चुनाव में कि पर्यावरण बदल जाना चाहिए, मैं आपसे वादा करता हूँ यहीं आएंगे, पेड़ लगाएंगे और अपने विधायकों को यहाँ पे खड़े करेंगे, जब तक ये बड़ा ना हो जाना तब तक हटना नहीं। आप मांगिए, तो आप मांगते ही जातिवाद है। नहीं, सरकारें तो जैसे हर साल पर्यावरण के वो अकेले कर रही हैं, उपलक्ष्य में कई हजार पेड़ लगते हैं, 35 करोड़ पेड़ लगे, लेकिन उसमें कितने जीवित रहते हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए मतलब कि कौन जिम्मेदार? हम रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। 35 करोड़ पेड़ लगा उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया, इसी में 35 करोड़ लोगों ने क्या जिम्मेदारी उठाई उसकी? योगी आदित्यनाथ ने पेड़ लगाया। इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? मतलब कि जैसे क्या होता है कि जैसे वन विभाग लगा देता है, मान लो पेड़ लगा देता, तो आमतौर पर आम आदमी उस पर गौर नहीं करता। एग्जैक्टली, कंसर्न मेरा यही है कि जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे तब आप अकेले, जब सरकारें पेड़ लगाएंगी तो सरकारें रिस्पॉन्सिबल होंगी, जब एनजीओ पेड़ लगाएगा तो एनजीओ रिस्पॉन्सिबल होगा, जब स्कूल पेड़ लगाएगा तो स्कूल रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन जब घर घर पेड़ लगाएगा तो घर घर का व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा। इस देश की कायाकल्प बदल जाएगी अपने आप से। तो हम सब 95% लोग इस देश की इकोनॉमी, इस देश का सिस्टम, इस देश का इन्वायरमेंट, इस देश का कल्चर, इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए काम करते हैं। जो ऊपर बैठे लोग हैं वो आपकी मनस्थिति को देख के अपना मैनिफेस्टो बना देते हैं कि आज आने वाले 5 साल में आपकी मनस्थिति क्या होने वाली है, उनके मैनिफेस्टो में वो लिखा जाता है, और वही मैनिफेस्टो जब आप पढ़ते रहे, ये तो मैंने जो बोला था वही बोल रहे हैं, इसलिए आपको मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि ऊपर यहाँ पे ऊपर व्यक्ति नहीं बैठते, आपकी बात को वो केवल मतलब समर्थन करते हैं आपके। हाँ, आप समझिए, यहाँ व्यक्ति बैठते हैं, वहां साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं,
व्यक्ति बैठने में और साइकोलॉजिस्ट बैठने में फर्क है। वहां आपकी स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति सब बदल देने की क्षमता वो लिखते हैं। जब वो लिख देते हैं तो यहाँ पे हवा चलने लगती है अपने आप से। ऊपर के व्यक्ति बैठते हैं पढ़े लिखे, वो आपको सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज करना है कि 95% लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर दिया जाए। अगर ये मैनिपुलेट हो जाएगी तो हमारा आधा काम तो वैसे खत्म। इसलिए यूथ को पढ़ना चाहिए सबसे पहले, उसके साथ शिक्षा लेने के साथ साथ उसके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए लिखने का, बोलने का और समझदारने का। नहीं, शिक्षा भी तो इस तरह की देनी चाहिए जो व्यवहारिक शिक्षा, जैसे पहले आज के 25 साल 30 साल पहले जब प्राइमरी स्तर के शिक्षा होती थी तो वहाँ एक कृषि का कार्य होता था। आजकल विद्यालयों में जो प्राइवेटकरण है उसमें मतलब इस तरह की शिक्षाएं कम है। मैं अपने स्तर से एक चीज बदल सकता हूँ कि मैं आने वाले 2027 तक उन 1000 बच्चों को तैयार करूंगा जो 1000 बच्चे लिखेंगे जी। मैं उन 1000 को तैयार करूंगा, वो 1000 तैयार करेंगे। आप पहले एक को तैयार करिए केवल। अब वो समय चला गया कि हम किसी से सवाल पूछें। अब जब हमने जिम्मेदारी ले ली है तो हम किसी से सवाल नहीं पूछेंगे, अब हम तैयार करेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति इस पूरी सृष्टि की कायाकल्प बदल सकता है अगर आप चाहें तो। बस आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। उस सामर्थ्य को एकत्रित करने के लिए अब मैं इसीलिए आया हूँ, पूरे देश की डाइवर्सिटी को, एजुकेशन को, सिस्टम को समझ के आया हूँ। अब इस सुल्तानपुर की उस व्यवस्था को बदलूंगा मैं जो आने वाले 5 साल में दिखाई देगी। उस युवाओं को तैयार करूंगा, जब जिला अधिकारी को लिखेगा तो जिला अधिकारी का कनपटा सन्न हो जाएगा, पढ़ेगा उसको, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता। और अगर उसने इग्नोर कर दिया तो उसकी स्थिति परिस्थिति दोनों बदल देंगे हम। आप किसी तरह की सामाजिक संस्था बनाए हुए हैं? अभी नहीं, अभी कोई सामाजिक संस्था मेरा समाज में कोई बैनर आपका नहीं है मतलब इसके बैनर तले हम आपका काम कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो इस तरह से मतलब आप तो मतलब कि किसी न किसी के साथ काम करेंगे तभी तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। मेरे साथ मेरी विचारधारा से पहले जुड़िए आप जी। मेरे साथ, मेरे संगठन से मत जुड़िए। संगठन तो अपने आप से बन जाता है। आज मैं बना दूं कल संगठन हो गया। वो विचारधारा कब लाएंगे आप मेरे साथ? मेरी विचारधारा में मेरे साथ जब 2000 लोग खड़े हो जाएंगे, संगठन उस दिन बना दूंगा अपने आप से। संगठन बनाना सबसे आसान है, विचारधारा से जोड़ देना बहुत कठिन काम है। मैं संगठन बनाने के लिए पैदल नहीं चाहता, मैं चाहता तो मैं अपना पहले ट्रस्ट बनाता, उस ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता, 2 साल पुराना ट्रस्ट हो जाता और आज उसकी स्थिति परिस्थिति बदल गई होती उस ट्रस्ट की। क्योंकि जितने चीफ मिनिस्टर से मिलकर आया हूं मैं, अगर उन चीफ मिनिस्टर्स ने केवल उसके लिए केवल मुझे क्या दे दिया होता, प्रशस्ति पत्र दे दिया होता, तो उस ट्रस्ट की स्थिति परिस्थिति बदल गई होती। और मुझे पता है सर CSR कैसे लिया जाता है, मैंने कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया है। सोशल फंड्स कैसे आता है मुझे पता है, सोसाइटी फंड्स कैसे आता है मुझे पता है, गवर्नमेंट फंड्स कैसे आता है मुझे पता है, सब पता हो। शायद मैं ले चुका होता अभी तक, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं टाइप कर चुका होता अभी तक। कितनी ऑर्गेनाइजेशन रास्ते में मिली जिन्होंने बोला कि आपने साथ में काम करिए। मेगा फाउंडेशन ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जब मैं गुलजार साहब की इवेंट में पहुंचा। हेमा मालिनी ने उस चीज के लिए मुझे सम्मानित किया। मैं नहीं आया किसी के साथ, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा आज तक मैंने, और ना मैं मांगने वाला। अच्छा, जैसे आप सफर करते थे तो मतलब जैसे आप सोशल मीडिया से पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया से जरूर जुड़े रहे होंगे जी। तो आप अपने जहाँ पहुंचे थे वहाँ के पोस्ट डालते थे कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ या इस तरह की कोई? मुझे आज 6 लाख लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। 6 लाख से ज्यादा मेरे फॉलोवर हैं पूरे देश में, और उतना ही मेरे ऑफलाइन फॉलोवर हैं जो मुझे डेली मैसेज करके मेरे हालचाल पूछते हैं। 2 पद्मश्री हैं जो जिन्होंने मुझे बहुत ज्ञान समझाया जीवन के बारे में। एक महेश जी शर्मा जी, जिनका पूरा जीवन में धन्यवाद बोलता हूँ, उनको 2019 में पद्मश्री मिला। एक संत सीचेवाल जी हैं जिनको 2017 में पद्मश्री मिला, और वो इस टाइम राज्यसभा सांसद भी हैं। इन दोनों लोगों ने अपनी मुझे कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिसको मैं अपने पास संभाल के रखा हूँ उसको पढ़ने के लिए। तो उनको, उनके जीवन काल को जब मैं देखता हूँ तो कहाँ से शुरू हुआ था उन्होंने, लेकिन एक जिला बदल दिया। इस देश को बदलने के लिए सर केवल 645 महेश जी शर्मा की जरूरत है। 645 महेश जी शर्मा पैदा हो जाएं तो इस देश की पूरी कायाकल्प बदल सकती है, बट नहीं पैदा हो रहे हैं, उनको पैदा करना है। अब ये परिवर्तन कैसे होगा? मतलब लोग परिवर्तित के जो दिमागी उनका है कैसे आप डाइवर्ट करें? जब मैं पैदल चला तो मैंने ये सोच के नहीं चला मुझे कौन मिलेंगे। जब रास्ते पे चल रहे थे तो आपकी विचारधारा के साथ लोग जुड़ना शुरू हो चुके थे। इस 35 लाख की 38 लाख लोग हैं इस जिले में, उस 38 लाखों में केवल 1000 को तैयार करना है मुझे। वो 1000 को ढूंढने के लिए मुझे निकलना पड़ेगा। ये दरवाजा छोड़ के बाहर, दरवाजे पे अगर आप इंतजार करेंगे मेरे दरवाजे पे कोई आशुतोष को पूछने आए क्यों, आप निकलिए तो बाहर। जब मैं इस गांव में कल पहली बार निकला तो एक विचारधारा बदल गई कि कोई यहाँ ऊपर और कोई नीचे नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सबका मैंने पैर छुआ, सबने गले लगाया तो बदली ना। जो मेरे साथ बच्चे चल रहे थे रोए ना, वो मेरी विचारधारा से जुड़े ना। यही विचारधारा बदलना है। जो आदमी का बड़ा छोटा जातिवाद में लोग बटे हुए हैं, इसी को तो खत्म करना। वो मेरे साथ जुड़े, उन माताओं ने मुझे गले लगाया कि मेरा बच्चा आया है, और जब रोना शुरू करी तो मुझे लग रहा था कि आशुतोष तुमने कुछ किया है आज,
तुमने अपने जीवन की वो चीज दे दी है जिसके लिए तुम निकले हो। तुमने उन लोगों को विश्वास में ले लिया है जो आज 50 साल से अपने आप को सिर्फ अकेला महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा बेटा 50 साल में कोई तो बच्चा ऐसा निकला जिसने इस चीज के लिए कदम बढ़ाया। तो उस दिन में लग रहा था कि बदला जा सकता है। तो पहले जब किसी के सामने, आप किसी के बगल बैठ के भी आप उसको समझा नहीं सकते, अगर आप उसके सर में बैठ गए तो आपकी बात सुनेगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो बात तो ठीक है। अब जैसे सफर आप शुरू किए तो आपको बहुत बड़ी परेशानियां हुई होगी, मतलब रहने के लिए, रुकने के लिए। चलना, चलो दिन भर चलते हैं तो रात में आप कैसे विश्राम कहाँ कैसे करते थे? बहुत सारी चीजें हुआ करती थी उसमें। कई बार ऐसा हुआ कि आपको रुकने की सही पूरी व्यवस्था नहीं मिल पाई। आप ऐसे पेट्रोल पंप पे सोए हैं, जमीन पे सोए हैं। कई बार ऐसा हुआ कि आपको 5 स्टार होटल भी मिला सोने के लिए। कुछ पॉलिटिशियन ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। जो रेगुलर बेस में देखा जाए तो आपको टेम्पल्स मिलता था, जो मेरे फॉलोअर्स थे वो आपको सपोर्ट देते थे। होटल्स आपको लेना पड़ता था। तो लगभग लगभग मैंने 6.5 लाख रुपए अपनी फूड में और होटल रिकमेंडेशंस को मिला के, ट्री प्लांटेशंस को मिला के, मेरी बैग फट जा रही है, सूट फट जा रहा है, इन सबको मिला के मैंने 6.5 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं इस काम को करने के लिए। तो ऐसी चीजें चलती रही पूरा देश में। तो आपका सपोर्ट जैसे लोग वहाँ स्थानीय लोग करते थे या सामाजिक संस्थाएं जो होती थी वो करती? बहुत बहुत पूरे देश ने सपोर्ट किया। पूरे देश का कर्जदार बन गया हूँ। तो जैसे आप इस सफर में जाते थे तो जैसे मुख्यमंत्री से मिलना होता था तो कैसे आप मिलते थे उनसे? उसके लिए सबसे हमारी एक थोड़ी सी पाइपलाइन हुआ करती थी। एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि आपके लिए बहुत आसान हो गया था। शुरू शुरू में बहुत समस्याएं थी कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाना। तो जिला अधिकारी मेरे लिए ठीक ठाक थे कि मैं सभी जिले के जिला अधिकारी से मिलता था। तो मुझे पता था कोई ना कोई जिला अधिकारी तो ऐसा होगा जो मेरी बात को सीधा सीएमओ के साथ कनेक्ट कर देगा। तो मैं हर जिला के पहुंचता था, ज्ञापन देता था। ज्ञापन देने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को समय मिलना चाहता हूँ और इस तरीके की चीजें हैं। तो वो क्या करते थे कि कभी कोई ना कोई कुछ तो इग्नोर कर देते थे और कुछ थे जो सीरियस ले लेते थे, लड़का काम कर रहा है, रखनी चाहिए अपनी बात। तो वो मुझे सीधा सीएमओ से कनेक्ट कर देते थे। तो जब सीएमओ से कनेक्ट हो जाता था तो सीएमओ के पीएस से बात होती थी। पीएस मेरे पूरे काम को देखता था। तो पीएस देखने के बाद फिर क्या करता था, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देता था। और मैं उसमें तो अच्छा थोड़ा इसमें स्मार्टनेस काम करती है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की, आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। आप अंदर पहुंचे तो वो 2 मिनट ऐसा क्या बोलेंगे या 30 सेकंड ऐसा क्या बोलेंगे, आपको 30 मिनट कोई सुनेगा। तो सर आपका मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपकी, आप ऐसा क्या बोलने वाले हैं कि आपको 30 मिनट लोग सुनने वाले हैं, क्योंकि वो सामने वाला आईएएस अधिकारी है, ठीक है, उसके पास समय नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती थी उसमें। आपका पूरा साम दाम दंड भेद जितना था सब अपनाना पड़ता था। फिर एक वक्त के बाद जब चीजें आसान हो गई तो फिर आपके बारे में पहले से इतनी मीडिया हो गई थी, इतने लोग जानने वाले हो गए थे कि पहले आशुतोष भाई आइए मैं आपकी व्यवस्था कराता हूँ। अच्छा, आप कितने मुख्यमंत्रियों से मिले? जैसे 21 राज्य आप गए तो क्या 21 राज्य के मुख्यमंत्रियों से ही मुलाकात हुई? केरला के मुख्यमंत्री से ही मुलाकात हुई मेरी। और इधर लगभग लगभग मेरी सभी मुख्यमंत्रियों से हुई है। और झारखंड हुई, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, और उसके साथ में मैं आंध्रा पहुंचा, आंध्रा हुआ, तेलंगाना हुआ, और केरला का नहीं हुआ तो गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ। उसके बाद मैं गुजरात पहुंचा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने हमें प्रशस्ति पत्र घर पे भेजा मेरे। अच्छा। मध्य प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश से फिर मैं पहुंचा क्या बोलते हैं उत्तराखंड, वहाँ पे पुष्कर धामी जी से मुलाकात हुई। फिर मेरी जिस दिन क्या बोलते हैं लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी वहाँ पे क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी वहाँ पे। फिर मैं लद्दाख पहुंचा, वहाँ पे सोनम वांगचुक से मिला। कश्मीर में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा फोन चोरी हो गया था तो वहां से मैं नहीं हो पाया। पंजाब आया, पंजाब में हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर हम पहुंचे हरियाणा, हरियाणा में मुलाकात हुई। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचने के बाद हमारी, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन था और केजरीवाल जी जिस टाइम जेल में थे तो हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन संजय सिंह से हमारी मुलाकात हुई वहां पर। उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचा था, यहाँ पे हमारी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। उसके साथ हमारी डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई। फिर हमारी अरुण सक्सेना जी से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। उनसे जमीन मांगी गई, उन्होंने हमें 1 लाख पेड़ लगाने के लिए, राम वाटिका बनाने के लिए जमीन देने का वादा किया। अब ये राम वाटिका आपको कहाँ बनाना पड़ेगा, कैसे? ये पूरे भारत से अयोध्या के बीच में एक जमीन अलॉट करवा रहे हैं जहाँ पे हम 1 लाख पेड़ लगा के 10,000 अलग अलग स्पीसीज को प्लांट कर रहे हैं, जिसमें जब बच्चे जाएं तो उनको पता चले कि हमारे पास में हुआ करता था जो खत्म हो गया, जो आपकी पृथ्वी से विलुप्त होता जा रहा है। इसको बचाएंगे नहीं तो आपकी प्रकृति की एक स्थिति खत्म हो जाएगी। 2032 तक आपको एक डेटा बता रहा हूँ, भारत पे जो बर्ड्स हैं, जो चिड़िया हैं, इसमें से 75% चिड़िया, जिस तरीके का टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो 75% चिड़िया विलुप्त हो जाएगी। जनरेशन उनकी खत्म हो जाएगी। जनरेशन उनकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये हाईएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस ये झेल सकते हैं। 49 डिग्री से 52 डिग्री सेल्सियस। इस बार भी 49-50 के करीब पहुंच गया था टेम्परेचर। तो ये आपकी तो अच्छा, आप जैसे यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उनसे भी मुलाकात हुई? अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। उनसे मुलाकात करने के लिए हमें 25 अक्टूबर के आसपास का मिलेगा। मिलेगा।
तो आप उनसे क्या बात रखना चाहते हैं? यही कि आपके पास 75 जिले हैं। जी 75 जिले में आपके पास 5 करोड़ बच्चे हैं। उन 5 करोड़ बच्चों की एक माँ है जो अपने बच्चे को स्कूल भेज रही है। आप सबसे पहले उनको कैपिटलाइज कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि बेटा आपके पास आपकी 2 माँ हैं और समय बहुत कम है। उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ। ट्रीको प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जिसमें हम स्कैनर देने वाले हैं। जैसे आप कोई पेड़ प्लांट करेंगे तो आप हम स्कैनर देंगे। जैसे आप उसको प्लांट करेंगे, प्लांट करते बता देगा वो किस बच्चे के नाम से अलॉट है, वो कौन सा पेड़ है, किस जमीन पे लगा है, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, वो कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, कितना कार्बन ले रहा है, ठीक है, किस स्कूल में पढ़ता है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर है, उस स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है, उस जिले का जिला अधिकारी कौन है, जी उसकी ग्रोथ परसेंटेज क्या है, वो पूरा बना के हमें दे देगा। अब इससे क्या आ गया, डेटा आ गया, और कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ बचाए, जो बहुत बड़ा समस्या थी ये हमने लगाना तो आसान है, उसको बचाना और सुरक्षित रखना बहुत बड़ी अब उपलब्धि होती इसमें है। एक समस्या और देखिएगा, जो सबसे बड़ी समस्या है कि देश का अर्बनाइजेशन 2040 तक देश का अर्बनाइजेशन 52% पहुंच जाएगा। आपके पास में जब जमीनें खत्म हो गई हैं तो आप पेड़ कहाँ लगाएंगे? अब आपको इसके लिए टेरेस प्लांटेशन पे जाने की जरूरत है। जो टेरेस प्लांटेशन प्लांटेशन हो रहे हैं इसी वजह से सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसलिए मतलब कि जो है पहले जैसे खेती बाड़ी होती थी वो भी लगभग खत्म हो रही है। उद्योगीकरण और मकानों का बन जाना, कॉलोनियों का बन जाना, विकास के रास्ते कहते हैं लोग विकास कर रहे हैं लेकिन विकास नहीं हो रहा है। ये तो कम्प्लीटली विनाश है ना। आप बता दो, जिससे घर बनाया, इस घर का ये जब घर कभी गिरेगा तो कभी मिट्टी नहीं बनेगा, ये कंक्रीट बनेगा। इसलिए पूरी जमीन आपकी कंक्रीट हो गई है। मिट्टी का घर मिट्टी में मिलने से मिट्टी बन जाता था, उसको 5 मिनट लगता था, उसमें विलय हो जाता था कहने में। लेकिन ये कभी भी उसके साथ समाहित नहीं होगा, और यही है कि ये इसका विनाश का कारण बनेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपको उस परिस्थिति से वापस जाना पड़ेगा जहां से आप वापस आए। ये विकासीकरण नहीं है, यही विनाश का सबसे बड़ा कारण है। और इसको बदलने के लिए आपको थोड़ा सा सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, सब बदल जाता है। लौटने के बाद हमारी उनसे मुलाकात करने के लिए अभी मैं क्षेत्र घूम रहा हूँ। मैं उनको ज्ञान देने नहीं जाना चाहता कि मैं पद यात्रा करके आया हूँ, आप मेरा सम्मान करिए। मैं उनको ये बताने जा रहा हूँ भैया सुल्तानपुर में क्या करने जा रहा हूँ। तो मैं क्षेत्र घूम रहा हूँ, अभी क्षेत्र घूम के लोगों से मिल रहा हूँ और एक सिग्नेचर इवेंट करना चाहता हूँ कि एक मैनिफेस्टो बनाया जाए, उसमें 2-3 हजार लोग सिग्नेचर करें और तब जिला अधिकारी को दो। आप उनको लगे तो आने के बाद मैंने कुछ किया, तो जिला अधिकारी को पहुंचने के बाद वहां पे 200 लोग पहुंचो आप कम से कम, और 200 लोग पहुंच के उनको बताओ कि ये समस्या खत्म करना है अब। अच्छा, आपका प्रोग्राम क्या रहता है डेली? जैसे इस समय आए हैं तो कहाँ कहाँ क्या करते हैं? मैं कल सबसे पहले परसों अपने गांव में घूमा, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। गांव के घर घर पहुंच के वहां की स्थितियों को हमने चेक किया, क्या कैसे क्या किसकी समस्या है, उनको मिला, उनको विश्वास मिल गया। उनको एक चीज खत्म करना कि भैया कोई जाति नहीं होती, सब इंसान होते हैं और इंसान ही इंसान से काम आता है। उसके बाद फिर आप क्षेत्र घूमे, क्षेत्र घूम के अब आपके पास 5 विधानसभा है। इन 5 विधानसभाओं में कुछ लोगों से मैं मिलना शुरू कर चुका हूँ, उनसे उनकी चीजों को लिखना शुरू कर चुका हूँ। अब आपके पास स्कूल्स है, सबसे पहले मैं डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज को मैं कवर करने जा रहा हूँ। स्कूलों में पहुंचना, स्कूलों को देखना, स्कूलों की स्टडी चेक करना, और साथ में उस बच्चों में क्या पोटेंशियल्स है उनको स्टडी करना। उसके बाद क्या बदल सकते हैं, उसके बाद पर्यावरण की दृष्टि से हमारी स्थिति क्या है, कौन सी नदियां, कौन से तालाब, इस गांव में कितने तालाब थे जिनको खत्म कर दिया गया, इस गांव की वाटर लेवल क्या स्थिति है, इस गांव की फार्मिंग की स्थिति क्या है, उन सभी मैं की स्टडीज बना रहा हूँ पूरा। उसके स्टडीज को बनाने के बाद 15 दिन में पूरा इस पे होमवर्क करूंगा। उसके बाद 15 दिन के बाद मैं मिलूंगा जिलाधिकारी को, जो पूरी रिपोर्ट सबमिट करूंगा और कैसे काम करना है और वो मेरी क्या सहायता करे उसकी मांग करूंगा। अच्छा, जैसे आप इस बात किया कि मतलब हम इस सारी जानकारी करें, तो आप कोई ऐसा माध्यम बनाइए कि जैसे सारी रिपोर्ट की समस्या जो होती है उसको कहीं अवगत कराएं। एक हम अपना सेक्शन 8 कंपनी मतलब एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कर रहे हैं। उस ट्रस्ट में हम जितने भी हमारे साथ लोग हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने आपसे क्या करना, पहले हमें विशाल जुड़िए आप, ठीक है, फिर मैं ट्रस्ट बना रहा हूँ। ट्रस्ट में हमारे साथ आप मेंबरशिप लीजिए, उसके साथ आप वहां पर एक वेबसाइट बनाया जा रहा है और एक हमारे साथ में व्हाट्सएप चैनल रहेगा। उस व्हाट्सएप चैनल पे डेली बेसिस पे क्षेत्र वाइज रिपोर्ट आती रहेगी कि आपके गांव में क्या हुआ, हमारे गांव में क्या हुआ। हमारा वहां पे एक एक्टिव वॉलेंटियर बनाया जाएगा, वो एक्टिव वॉलेंटियर इमीडिएट वहां पहुंचेगा, इमीडिएट पहुंच के उसकी पूरी रिपोर्ट देखेगा और उसको प्रशासनिक अधिकारियों से हो सकता है खत्म करना है, या फिर उसको मीडिया को बुलाया जाए, सारी मीडिया ग्रुप चैनल को बनाया जाए, जितने भी लॉयर्स हैं उनके साथ मिला जाए, उनको संगठित किया जाए, और उसके साथ में प्रधान, वहां का स्थानीय अगर प्रधान है, अगर उसको खत्म कर सकते हैं तो उसको इमीडिएट उनको संज्ञान में लेते हुए खत्म करें। इस व्यवस्था को बनाया जा रहा है ताकि उसको हम इमीडिएट एक्सपैंड कर पाए। तो इस तरह से जैसे मतलब कोई समस्या आती है तो उसको जो है निवारण किया जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि संगठन जानकारी तो सबको होती है कि इस तरह की समस्याएं हैं,
लेकिन उसका हल इमीडिएट खत्म करना करना बहुत कठिन होता है। उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष भी करना बहुत पड़ता है, क्योंकि एक दिन की लड़ाई नहीं होती नहीं है। इसको लड़ने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष बहुत करना बहुत पड़ता है। बहुत हर आदमी के पास जाना पड़ेगा, हर आदमी से कि भाई इस तरह के क्यों कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, जिससे जो है। अब इसमें एक चीज बदल दें अगर हम, तो लोग आएंगे, जी हमें जाना नहीं पड़ेगा। फिर आपके एक फोन करने पे आपके पास 2000 लोग हैं। जी मान लीजिए किसी की स्थिति है हॉस्पिटल में, बीमार है वो, और उसको उस वक्त 10 लाख रुपए की जरूरत है, जी तो सिर्फ लोग 500 रुपए डोनेट करेंगे और 2000 लोग हों तो मैं 10 लाख रुपए उसको इमीडिएट दे के बचा के लेके आऊंगा। लेकिन जब वो 10 लाख रुपए दे के 2000 लोग आएंगे तो पूरे जिले में एक चर्चा चल जाएगी जी कि ये 2000 लोग हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। फिर प्रशासनिक अधिकारी आपको हवे में नहीं लेगा, या कोई भी क्या बोलते हैं नेता नगरी आपको हवे में नहीं लेंगे। ये आपकी बात को लेंगे संज्ञान में और इमीडिएट खत्म करेंगे, क्योंकि संगठन से बड़ी ताकत देखो, किसी के समाज में सबसे बड़ी चीज होती है मूलभूत समस्याएं। मूलभूत समस्या है। जैसे आदमी को किसी को मतलब कि खाने का नहीं है, गरीब आदमी है, या मतलब उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, पढ़ाई करना चाहता है लेकिन पैसे का भाव नहीं कर पा वही रहा। वही या कोई आदमी बीमार हो गया तो उसको आज ब्लड डोनेट करना है, इसी तरह की समस्या हो रही। तो इस मूलभूत समस्याएं होती हैं, तो इस पर भी तो थोड़ा ध्यान। यही अब उसमें छोटा सा एग्जांपल मैंने दे दिया, लेकिन आप तो बहुत छोटी छोटी बात कर गए। मैंने तो 10 लाख की बात करी जी कि भाई किसी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, आपने ब्लड की बात करी, किसी को राशन की जरूरत है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई जी। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, यहाँ पर ही तो टीम पहुंचे, जी उनको उठाए। उस हाँ। गांधी जी ने बोला था कि देश को बदलना है। यही होता है कि आदमी जैसे जातिवाद को खत्म करने के लिए आप हर वर्ग के साथ जुड़ेंगे तो आदमी कहेगा कि हाँ ये दिखावा नहीं, सही काम सर मेरे लिए मुझे किस माँ ने पाला किसी को पता है? इस देश की किस माँ ने मुझे पाला हो? इस देश का पहला कंबल किसने दिया पता है आपको? इस देश का पहला कंबल एक एसटी कम्युनिटी ने मुझे दिया था, जिस दिन मेरे पास पूरी दुनिया मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी। पूरी ये जितने समाज के लोग थे, जो लोग थे मेरे खिलाफ जब जाके खड़े हो चुके थे, तो एक एसटी समाज का बंदा था जिसने मुझे कंबल दिया। उसने मुझे विश्वास दिया, भैया मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अब चलिए। मैं कैसे किसको बांट सकता हूँ? वही इस देश में जब आप बाहर निकलते हैं तो कोई जात लेके बाहर नहीं निकलते। इस देश से जब आप अपने घर से बाहर निकल गए थे तो आप पूरे देश के बच्चे बन गए थे और लोगों ने बच्चे की तरह पाला आपको। जब इस देश ने मुझे बच्चे की तरह पाला तो फिर मैं कैसे किसी को बांट सकता था? आज अब वो कर्ज उतारने का जितना मेरे अंदर क्षमता है, वो कर्ज उतारने के लिए मैं 24 घंटे समर्पित हूँ और 24 घंटे मैं उनके लिए काम करूंगा। मेरी नींद पूरी हो या ना हो, तो इसी से काम पड़ता। चलिए धन्यवाद आपको।